ऐसे 1 और 2 3 4 करना है आपको। फर्स्ट पे लिखिए धारवाड़ समूह की चट्टानें। यहां पे जैसे यहां पे 1 करके लिखिए। पहला धारवाड़ समूह की चट्टानें, नंबर 1 धारवाड़ समूह की चट्टानें। सेकंड गोंडवाना समूह की चट्टानें। थर्ड जी, हाँ सेकंड है गोंडवाना समूह की चट्टानें, या गोंडवाना समूह आप लिख सकते हैं। थर्ड लिखिए विंध्यन समूह की चट्टानें। विंध्यन क्षेत्र, विंध्य पर्वत जो है। फोर्थ लिखिए अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है, अरावली समूह की चट्टानें। पांचवा गुजरात और असम का तेल क्षेत्र। अब एक मैप बनाइए और जो कर्नाटक का एरिया है जी, गुजरात और असम का तेल क्षेत्र 5 हो गए। धारवाड़, गोंडवाना समूह की चट्टानें, विंध्यन, अरावली की क्षेत्र आसपास का क्षेत्र, गुजरात और असम का क्षेत्र। 5 चट्टानें, 5 जगह आपने लिख ली। अब ये 5 जो समूह हैं वो भारत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उसके मुख्य क्षेत्र हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और क्षेत्रों में खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते, और क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं लेकिन उनकी मात्रा कम है। ये मुख्य क्षेत्र हैं, तो इसमें मुख्य क्षेत्र जो है ये है। अब आप छोटा सा मैप भारत का बनाएं और कर्नाटक के जो आसपास का क्षेत्र है, कर्नाटक का जो पूरा वाला क्षेत्र है जो तेलंगाना से मिल रहा है, उसमें नंबर 1 डाल दीजिए बस, सिर्फ धारवाड़ का है वो। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो ट्राई जंक्शन है, मतलब जहां तीनों मिल रहे हैं जी, कर्नाटक का एरिया ये यहाँ पे, ये 1 नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? कर्नाटक की मैप पे करा दूं, मैप पे करा दें? हाँ बना है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे यहाँ 1 नंबर लिख लीजिए, ये पूरा क्षेत्र हो गया धारवाड़ का। गोंडवाना यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। विंध्यन 3rd यहाँ पे लिख लीजिए। अरावली यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे ये अच्छे से उस तरह नहीं बन पाया है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। और गुजरात को मतलब 5वां 5-1 कर लीजिए, ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट में 1, और असम का एरिया 5 ब्रैकेट में 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना यहां तक? तो ये जो 5 एरिया है, ठीक है, ये 5 एरिया जो है, मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं जी। दूसरा जो है, दूसरा मैं बना दें, इसको मिटा दे रहे हैं फिर, ठीक है। एक नंबर, ये 1 2 3 तो लिख लिया ना आपने डिटेल में। 1 यहां लिखिए, 2 यहां लिखिए, 3 यहां लिखिए, 4 और यहां लिखिए 5 1 और यहां लिखिए 5 2, ठीक है यहां तक। अब मैंने जो पहले बताया धात्विक अधात्विक, उसमें यह है कि जो धारवाड़ की चट्टानें हैं वो मुख्यतः धात्विक जो खनिज है, लौह, एस्क, जस्ता, तांबा, टीन, ये सब मुख्यतः जो है यहाँ पाया जाता है। मुख्यतः इसका मतलब ये नहीं कि और कहीं नहीं पाया जाएगा। जो मुख्य क्षेत्र है वो धारवाड़ की चट्टानों में जो धात्विक खनिज हो वो पाया जाता है। क्वेश्चन देगा जो आपको मैंने 4 शुरू के मतलब 4 समूह की चट्टानें जो शुरू में लिखवाई है, गोंडवाना समूह हो गया और अरावली, विंध्यन, तो चारों ऑप्शन दे और इसमें पूछे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक मतलब धात्विक खनिज कहां पे पाए जाते हैं, किस क्रम की चट्टानों में, किस एरिया में पाए जाते हैं, तो 1, ठीक है। यूपीएससी में पूछेगा
तो अगर आपको ये चारों ऑप्शन 1 2 3 4 दे देगा और पूछेगा, बस ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का मुख्य क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर 1, यहां पे 1। ये यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन जो उस पे आते हैं, ठीक है। लौह अयस्क जो मतलब मुख्यतः वो होता है धारवाड़ की चट्टान में पाया जाता है, लेकिन गोंडवाना में भी पाया जाता है। गोंडवाना लैंड में क्या है, गोंडवाना की जो समूह की चट्टानें हैं मुख्यतः उसमें कोयला पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन, मतलब 90% जो कोयला है वो गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। बना रहे अब हेडिंग डालिए लौह अयस्क। अब जो मुख्य धात्विक खनिज हैं या अधात्विक खनिज हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है या किस तरह से समझना है, तो थोड़ी थोड़ी डिटेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब लौह अयस्क मुख्य हेडिंग है। लौह अयस्क में जो अयस्क निकलता है वो उसका भी नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 किलो हमने जमीन से 100 किलो कुछ निकाला, मतलब खनिज पदार्थ निकाला, उसको रिफाइन किया, तो उसमें कितना लोहा बना। मान लीजिए 60 किलो लोहा बना, 80 किलो बना, 90 किलो बना। ये डिपेंड करता है क्वालिटी, मतलब 100 किलो निकालने पे कोई भी खनिज जितना ज्यादा उसमें निकलेगा तो माना जाएगा कि ये क्वालिटी सबसे अच्छी है। जो लौह अयस्क की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो होती है हेमेटाइट। लिख लीजिए हेमेटाइट। हेमेटाइट लौह अयस्क की सबसे अधिक गुणवत्ता जो होती है वो हेमेटाइट लौह अयस्क में पाई जाती है। और भारत में जो लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं वो भी हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। मतलब भारत में उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है, इसका मतलब भी हुआ। ये दो क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, किसी तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, हेमेटाइट। भारत में किस प्रकार सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन सा है, तो हेमेटाइट। ये दो तरह वो हो गए, ठीक है। जी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। जैसे कोयले की क्वालिटी होती है ना, चार प्रकार के कोयले होते हैं, उसी तरह इसके भी क्वालिटी होती है, लेकिन इसको जितना होती बहुत सारी है, जानना सिर्फ इसको पहले वाले को ही है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछता है। अब लौह अयस्क के कुछ क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में धारवाड़, उसी चट्टान के नाम पे ही है, धारवाड़ एक क्षेत्र है कर्नाटक में। बेल्लारी और कुद्रेमुख, धारवाड़, बेल्लारी, बेल्लारी लिख दें, बेल्लारी। कुद्रेमुख, मैंने आपको 3 क्षेत्र के नाम बताए, ये कर्नाटक में है और ये लौह अयस्क का मतलब क्षेत्र है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए आपको ऑप्शन में 4 जगह का नाम दिया, झरिया, रानीगंज और बैलडीला और कुद्रेमुख, और पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का क्षेत्र है। ऑप्शन कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नहीं है, बेल्लारी है, इस तरह के ऑप्शन। पहला वाला धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ ये कर्नाटक में है जी, तीनों कर्नाटक में है, ये मुख्य क्षेत्र है। एक और 2 और लिखिए, सिंह भूमि और रांची। सिंह भूमि, हाँ इसी में, ये झारखंड में है। भारत में लौह अयस्क के बहुत सारे क्षेत्र हैं, मतलब लोकेशंस है, जैसे लखनऊ हो गया, इस तरह की लोकेशंस है। उसमें जो सर पे प्रमुख है, उसमें मैंने आपको 5 नाम बताए, 5 नाम बताए। वो लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो 5 नाम कौन कौन से हैं। 3 कर्नाटक में है, 2 झारखंड में है, ठीक है।
अब मैंने इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनता है यहां से, वो मैंने आपको बताया कि रांची और सिंहभूमि, यहाँ 5-1 वाला लिखना, क्यों लिख लिया? ये गुजरात और असम का तेल क्षेत्र। अच्छा 4 पे आपने डाला हुआ है ना, लिख लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 5 क्षेत्र समझ में आ गए ना, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जब आसान क्वेश्चन बनते हैं तो एक ऑप्शन दे के सीधे पूछ लेता है, और कई बार 4 खनिज दे दिए, तांबा, जस्ता, टीन, और इसके जो मैंने क्षेत्र जैसे बताए, जब अभी और आपको बताऊंगा तो उससे मिलान करने के लिए पूछता है। तो उसमें कई बार कुछ आसान प्रश्न होते हैं, तो एक एक आप अगर मिला लेते हैं तो उससे क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार चारों आने चाहिए तब बनता है। जस्ता, हेडिंग डालिए जस्ता। जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, बस यही हेडिंग जाननी है बस। जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार है इसका मतलब यह हुआ कि जस्ते का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। समझ में आ गया? अब एक बात समझिएगा कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है खान या उत्पादन से संबंधित। एक क्वेश्चन पूछता है कि भंडार सबसे ज्यादा कहां पे है, लोहे का भंडार सबसे ज्यादा कहां है, जस्ते का कहां पे है। वो तो पहले से फिक्स है, वो जहां पे है वो 10 साल पहले भी पढ़ा गया जो चीज है वो वैसे ही रहेगी, मतलब भंडार को बदला नहीं जा सकता। लेकिन उत्पादन जो है घटता बढ़ता रहता है। तो जिस वर्ष परीक्षा देनी होती है उस वर्ष 15-20 दिन पहले, मतलब उस साल का जो लेटेस्ट डेटा होता है वो मतलब पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, और इधर बीच वो चेंज ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो भी चीज थोड़ा बहुत कराएंगे वो भंडार जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वो करा देंगे। ठीक है, अब मैंने बताया जस्ता, उसका बताया कि राजस्थान में एकाधिकार है, उसकी एक खान है जेवर की, जावर जावर, ये राजस्थान में है। जावर की खान ये जस्ता की सबसे बड़ी खान है। तांबा, इसके बाद तांबा, तांबा में भी राजस्थान का एकाधिकार है। तांबा में भी राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान में ही है। ठीक है, मुख्य क्षेत्र है खेतड़ी, हाँ तांबा के लिए। राजस्थान में वही मैंने बता, हाँ बहुत सारे क्षेत्र में, वही जो मुख्य है वो बता रहे हैं कि आप जो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बता दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे। हाँ नहीं आएगा वो तो बहुत, जैसे अभी कोयले की जो लिस्ट है, लौ हैज के पाए जाने की लिस्ट है, वो लगभग 25 से 30 कोयला वो लोहा क्षेत्र है। इसी तरह कोयला क्षेत्र लगभग 40 से 50 कोयला क्षेत्र है। वो एक बार में नहीं समझा जा सकता, उसको आप एक समझ बना लीजिए कि कैसे है, और जो मुख्य चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो समझ में आएगी कि क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तांबा बताया, जस्ता बताया, लोहा बताया, सबके एक एक दो दो क्षेत्र बताए। अब उसी से एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन समझ आता है कि कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है। जैसे खेतड़ी की खान है तो क्वेश्चन आया खेतड़ी की खान किससे संबंधित है, तो तांबा से संबंधित है। तांबा से संबंधित मुख्य खान कौन सी है, खेतड़ी की खान है। या मिलान वाला आएगा तो जितने अभी बताए वो उस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश आप करें तो उससे आपको जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। और ये ज्योग्राफी की सारी चीजें जो हैं वो एक साथ नहीं भरी जा सकती है, याद भी नहीं हो सकती है।
इसीलिए जो मैंने नंबरिंग कराई वो इसलिए कराई कि आपको एक पता चल जाए कि मुख्यतः जो है धातु खनिज किधर पाए जाते हैं और कोयला वगैरह किधर पाया जाता है। और जब आप लोकेशन को लोकेट कर लेंगे झरिया कहाँ पे है, रानीगंज कहाँ पे है, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वो संभव नहीं है कि जितनी भी खाने हैं सबको एक साथ बताई जा सके। तांबा का एक भंडार है मलाज खंड, केतरी लिखा आपने, एक लिखिए मलाज, 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 मलाज खंड, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद चांदी, राजस्थान नंबर 1 और जावर की खान नंबर 1। चांदी हेडिंग मतलब बीच में आप हेडिंग डाल दीजिए, जैसे अब जब कोई खनिज चेंज बदल रहे हैं तो उसमें हेडिंग बीच में डाल दीजिए और उससे रिलेटेड जो मुख्य चीजें हैं वो आप जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जावर की खान और कोलार की खान दो जगह मुख्य हैं। हाँ, चांदी के लिए, दोनों के लिए है। अभी सीसा भी वहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक खान में कुछ पाया, जैसे कोयला है, ऊपर कोयला पाया जाएगा, नीचे गैस पाई जाएगी, उसके बीच में गैस पाई जाएगी, उसके एकदम नीचे पेट्रोल पाया जाएगा। कोयला, गैस, पेट्रोल एक ही जगह पाया जाता है। ऊपर की लेयर में कोयला मिलेगा, इसमें बीच बीच में गैस भरी रहेगी और सबसे नीचे इसी में पेट्रोल भरा रहेगा। कोयले को ही बहुत ज्यादा, जब कोयले पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा तो वो फिर बदल जाएगा गैस में। तो ऐसा नहीं है कि एक खान में दूसरी चीज नहीं पाई जा सकती है। चांदी और सीसा एक साथ, कोलार नहीं, कोलार बता रहे कर्नाटक में है। कोलार में सोना भी पाया जाता है, वहां पे सोना भी मिलता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि चांदी नहीं मिलेगी। मैं उप मुख्य जो खान है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है बताइए। हाँ बताया तो मैंने, हाँ बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, उसमें परेशानी की क्या बात है। पहले समझते रहिए। देखिए फैक्चुअल डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको किताब में मिल जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि करना कैसे है। देखिए मेरा उद्देश्य, मैं अब फिर आपको बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको रटा दूं, उससे नहीं एग्जाम निकलेगा। ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, दिमाग एकदम बोझिल हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप कहेंगे वैसे पढ़ा देंगे, ना तो कोई दिक्कत, ना तो फैक्चुअल डिटेल में कोई दिक्कत है और ना किसी चीज में। हालांकि ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था नहीं बताऊंगा। देखिए 2018 में मैंने पेपर दिया था प्रीलिम्स का, 2018 में पहली बार निगेटिव मार्किंग हुआ था यूपी पीसीएस में। मेरा स्कोर था 123 क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन था मेरा, मैंने मारा था 149। ये बहुत पर्सनल चीजें बतानी नहीं चाहिए, बहुत कम पढ़ाई करके मैंने ये स्कोर किया था। आप समझिए इतने अटेंड किए थे, ये स्कोर आया था माइनस करने के बाद, मतलब मेरा जो सही क्वेश्चन था वो था 130, जबकि नेगेटिव मार्किंग थी। जबकि नेगेटिव मार्किंग, मेरी मार्कशीट यहाँ पे जमा हुई है, वहां पे ये स्कोर जो इसकी वो मार्कशीट है वो मैंने जमा की, मतलब इसमें कुछ गलत वो नहीं है। तो मैं उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पीटी में जितना बोझ आप लेंगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। जब आप वहां पे जाएंगे ना, जब भीड़ को देखेंगे तो बहुत परेशानी होगी कि हम भूल तो नहीं रहे, क्योंकि इतने फैक्चुअल डिटेल है वो उसको कभी नहीं पूरा किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको मुख्य खान बता रहा हूं, उससे रिलेटेड जो चीजें, जैसे लॉ एस्क वाला था, हेमेटाइट पाया जाता है। कोयले पे अभी आएंगे तो मैं बताऊंगा कि वहां पे 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। जहां जिसकी जरूरत है मैं समझ रहा हूं उस चीज को, मैं आपको वही डिलीवर कर रहा हूं। बाकी बुक्स तो ही है, घर पे जाके आपको पढ़ना ही है। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट से एक क्वेश्चन कम से कम, एक क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट से कौन सा क्या बनता है, तो एल्युमिनियम बनता है। तो एल्युमिनियम का बुक आयस की कौन सा है, बॉक्साइट। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार पूछा हुआ है। और इसका जो इसकी मतलब बॉक्साइट के लिए नंबर 1 है वो है उड़ीसा। ठीक है, अच्छा देखिए अभी मैं नंबर 1 से बता रहा हूं,
जहां पे जरूरत रहेगी, जैसे कोयले का है तो वहां पे तीन ऊपर से तीन बतानी है, मतलब टॉप 3 बतानी है, तो हमें मैं आपको टॉप 3 भी बता दूंगा, जहां पे जरूरत है वहां पे बता देंगे। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब मुख्य चीज। ठीक है, उसके बाद आ गए टीन। टिन टिन छोटी की मात्रा टिन, वो उड़ीसा में था, हाँ, बॉक्साइट। किसकी? टिन की? वो जानना नहीं है, बॉक्साइट वो जानना ही नहीं है, नहीं जानना है उसको, अगर आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी जरूरत है वो आपको बता रहे हैं, और जो नहीं आएगा, अगर जैसे नहीं बताया जा रहा है और आप नहीं पढ़ पाए, तो फिर 120 मतलब कट ऑफ जो है 90 ही जा रही है। ठीक है, ज्यादा चीजें समझनी है, नहीं तो बोझ बहुत हो जाएगा सिर पे, वो फिर जा नहीं पाएगा वहां पे। अभी अभी कोयले पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी एक एक लाइन समझ में आ रही, अभी पहले कोयला बता देते तब आप लोग को समझ में आएगा कि कोयला चलिए कोयला हेडिंग डालिए, कोयला। हाँ, तीन में लिखना है छत्तीसगढ़ अयस्क, इसका मतलब प्रमुख भंडार है, बस मतलब एकाधिकार है तीन पे छत्तीसगढ़ का। यही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं है आज तक, आप इसको समझिए, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, इससे आगे क्वेश्चन आया ही नहीं है। टिन का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो टिन है, वो उत्तर क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बस इससे ज्यादा आया ही नहीं क्वेश्चन। अभी हम कोयला पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, देखिए कहां से आप कोयला हेडिंग डालिए, बीच में हेडिंग डालिएगा, मुख्य मुख्य हेडिंग कोयला। अब जो जो क्वेश्चन आता है और उसको समझना है, जैसे बहुत सारी चट्टानें होती हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो कोयला जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ये एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब ये बताइए अवसादी चट्टान क्या होती है, ये समझ में आता है? तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जो अग्नेय चट्टान होती है वो क्या होता है, जब धरती मतलब धरती से अचानक से मैग्मा बाहर आता है तो चट्टान के रूप में बन जाता है, वो उसको बोलते हैं अग्नेय चट्टानें। उसमें बीच में दरारें नहीं होती, बिल्कुल बहुत ठोस होता है, जैसे मतलब बॉल होती है बहुत ठोस होगी, अगर ऐसी मतलब पत्थर जैसे होता है पूरा ठोस होगा, उसमें कोई लेयर नहीं होती है। और सादी चट्टान जो होती है वो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि गंगा का मैदान है, उसमें धीरे धीरे बहुत सारे अवसाद हर साल धीरे धीरे आते रहते हैं, तो एक परत के रूप में वो बनती जाती है। पहले साल मान लीजिए एक साल आए, उसके नीचे बनी, ऐसे परत दर परत वो बनती जाती है, मतलब उसमें परत पाई जाती है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, लिख लीजिए, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, और इन्हीं परतों के बीच में गैस पाई जाती है। अब जो संगमरमर है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि चूना धीरे धीरे बिछता रहता है, एक साल चूना गिरा, उसके ऊपर फिर आया चूना, गिरता गया, वो एक अवसाद के रूप में जमा हो गया एक जगह, उस पर दबाव पड़ा धीरे 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 धीरे, फिर वही चूना पत्थर जो होता है जब रूपांतरित, मतलब चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, परत के रूप में है। जब आप विंध्यन पर्वत पे गए होंगे, आसपास गए होंगे, देख मिर्जापुर के आसपास, तो वहां पे जो भी चट्टानें दिखेंगे टूटी फूटी होगी, परतदार दिखेगी आपको। तो चूना पत्थर की चट्टानें परतदार होती, जब उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वही जब रूपांतरित या कायांतरित हो जाती, दोनों चीज एक ही वर्ड है, कायांतरित और रूपांतरित, तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला। गोंडवाना क्षेत्र जो है वो उच्च श्रेणी का मतलब भंडार है, इसके लिए 90% जो कोयला है भारत में, वो गोंडवाना समूह की चट्टानें जो मैंने 2 नंबर पे लिखाया था वहां पाई जाती है, मैप में जो 2 नंबर पे बताया था। क्या हुआ? ये है ना, ये मुख्य क्षेत्र है, ये कोयले का मुख्य क्षेत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि कोयला नहीं पाया जाता, जम्मू कश्मीर में भी कोयला पाया जाता है,
लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत पर्वत है, उसको खोदना उतना ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए अभी वहां पे उसका खनन नहीं हो पाया है। तमिलनाडु में भी कोयला पाया जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको भी उस पर जो है ध्यान कम दिया जाता है। बता रहे कोयले पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रहे हैं। ये लिख लिया, गोंडवाना क्षेत्र पे लगभग भारत के लगभग 90% कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब ये लिखिए कि कोयला की जो गुणवत्ता है वो चार प्रकार की है। उसमें लिखिए नंबर 1 पीट कोयला, लिग्नाइट, ये 4 क्वालिटी है कोयले की जो भारत में पाई जाती है। लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। अब ये सबसे कम इसमें कार्बन पाया जाता है, सबसे कम मतलब ये सबसे गुणवत्ता में सबसे बेकार कोयला ये है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता सबसे कम है, नहीं कम, वो नहीं कम है, इसकी गुणवत्ता सबसे कम होती है। इसमें कार्बन कम पाया जाता है, लगभग 40% से भी कम पाया जाता है। मतलब अब क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, मतलब 1 किलो हमने ये कोयला जलाया, 1 किलो ये जलाया, 1 किलो ये जलाया, ये तो इससे जितनी बिजली बनी, तो सबसे ज्यादा 1 किलो कोयला जलाएंगे तो इससे सबसे ज्यादा बिजली बनेगी, और इससे कम मतलब इसमें 40% ही कार्बन पाया जाता है, इसमें 80 से 90% कोयला पाया जाता है। हाँ, हम बता रहे हैं यार, जो देखिए आप लोग जो बताया जाए उसको समझिए, तो हम धीरे धीरे वहां पे आ जाएंगे। ऐसे फिर ऊपर नीचे करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम बता रहे हैं, चौरव लिखा, इसमें 40% कार्बन पाया जाता है, इसमें 50 से 55%, मतलब ये सबसे कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। सबसे बेहतर कोयला ये, हाँ 55 लिख लीजिए, 55, 60 to 65 और 80 to 90% कार्बन। अब इसमें देखिए कोयला कैसे इसमें बनता है, क्वेश्चन लिख लिया सबने। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट। सबसे बेकार कौन सा है, पीट कोयला। एक साथ क्रम लगा दिया, ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, ऊपर से सजाइए, नीचे से सजाइए, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे कम भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, लिख लीजिए। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है गोंडवाना समूह की चट्टानों में। ठीक है, बता रहे आ रहे हैं। पहले क्वालिटी समझिए, पहले यहां से जो क्वेश्चन बनना वो समझिए। यहां तक ये समझ गए, जो अभी बताया ये समझ गए। सबसे अधिक क्वालिटी ये सबसे अधिक पाया जाता है। अब दो और लिखिए। लिग्नाइट कोयला जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, नेवेली जगह का नाम है, नेवेली, ये जगह का नाम लिख लीजिए। ये जेएनके में है, लेकिन अभी निकाला नहीं जाता है, उसकी गहराई बहुत अधिक है, तो उसको निकालने का मतलब है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत कोयला है जो कम लागत पे निकाला जा सकता है, इसीलिए इसको अभी नहीं निकाल रहे हैं। जब खत्म हो जाएगा तो हो सकता है उसको निकालना पड़े। मतलब ये है वहां पे, मतलब ढूंढा गया, खोज की जा चुकी है,
ये पता है कि वहां पे है, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम। अब इस क्षेत्र से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सब आपको बता दिए, ठीक है। आगे आते हैं। अब कोयले की, जैसे मान लीजिए कि एक कोई जगह है, कोई जगह है, यहाँ पे 100 4 10 कुएं हैं, 8 कुएं हैं एक जगह 8 कुएं हैं, और एक कोई जगह है जहां एक बहुत बड़ा कुआं है। कोयले की खान कोयले की जो सबसे बड़ी खान है, मतलब एक खान के रूप में, मतलब मान लीजिए कि वो रानीगंज है, पश्चिम बंगाल की जो खान है कोयले की, वो रानीगंज में सबसे बड़ी खान है। और एक जगह के रूप में, मतलब एक जगह हो, जैसे वहां बहुत सारे कुएं हो, बहुत सारी खान हो, जगह के रूप में है झरिया, जो झारखंड में है। दोनों पॉइंट लिख लीजिए। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, हाँ, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, और झरिया है झारखंड में। झरिया जो है वो कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब एक कॉन्टिन्यूएशन में, मतलब कि सतत रूप में एक क्षेत्र ऐसा जहां पे लगातार कोयला पाया जाता है, वो है झरिया। और एक बड़ी खान के रूप में जो है वो है रानीगंज। इसमें कोई दिक्कत हुई? समझ में आ गया क्या हुआ? क्या बताइए, रानीगंज क्या है? खान है, हाँ, सबसे बड़ा क्षेत्र, मतलब लगातार बहुत सारी खाने वहां पे हैं, ऐसा और कहीं पे नहीं है। दोनों क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब कहां पे भी जान लीजिए। अब देखिए क्या है कि जो कोयले का भंडार भी पूछता है, उत्पादन भी पूछता है। मैं आपको भंडार लिखा दे रहा हूं क्रम से, जो टॉप के 3 है। और जो उत्पादन जब होगा, जब क्वेश्चन जिस साल आप जिस वर्ष परीक्षा देंगे, उस पर उत्पादन जिस क्रम में रहेगा वो काम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फैक्ट्रियों में बिटुमिनस ताप, हाँ, ये जिसकी क्वालिटी सबसे खराब होगी वही धुआं सबसे ज्यादा देगा। ये जल जाएगा बगल में, पता भी हो सकता ना चले। क्वालिटी का मतलब यही है, क्वालिटी का मतलब 2 है। एक तो धुआं ज्यादा करे, उसकी क्वालिटी खराब है। जो ज्यादा अच्छा जले, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। नहीं, पहले निकाला जाता था, लेकिन इसके खादान ज्यादा है तो अब उसका यूज नहीं, मतलब इसको देखना। देखिए, हम चारों यूज कर सकते हैं, हमें देखना है कि न्यूनतम लागत किस में आएगी। जैसे आप भी ऐसे कोई चीज खरीदेंगे जिसमें आप कम से कम पैसा दें और ज्यादा से ज्यादा उस पर आपको लाभ मिल पाए। तो इन सारी, जैसे ये है, इसको खोदना बहुत कठिन है, इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको यूज करेंगे तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको भी करेंगे तो इसकी भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो अभी ज्यादा है उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट आता है। तो देखिए, कोयले के उत्पादन के प्रमुख राज्य क्रम से, कोयले के उत्पादन के प्रमुख राज्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। भंडार जिसके ज्यादा है, भंडार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लिख लिया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट 1, पॉइंट 2 में लिखिए। पॉइंट 1 में लिखिए, दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र। 2 नंबर, सोन घाटी क्षेत्र। दामोदर किसका नाम है? यहां पे किसका नाम है? नदी का नाम है, सोन नदी घाटी क्षेत्र। पॉइंट 1 लिखिए, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा, सोन नदी घाटी क्षेत्र।
तीसरा महानदी, चौथा गोदावरी, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, घाटी क्षेत्र। मैंने आपको ये चारों जो दिखाया है ये कोयले उत्पादन का क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे अभी आपको मैं आपको बताता हूँ, यहीं से पढ़ा हुआ, आप लोग ऐसे उस तरह नहीं समझ रहे। जैसे मान लीजिए पूछे, अभी 4 मैंने लिखा दिए, अब बताइए कि इसमें से जो रानीगंज है कौन सी नदी घाटी क्षेत्र का है? हाँ, दामोदर का। ठीक है, झरिया सोन नदी का। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, अगर ये समझ होगी कि कौन सा कहाँ पे लोकेशन है तो दोनों चीज रिलेट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, भारत में जो बिजली बनती है उसमें कोयला जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, कोयले से सबसे ज्यादा बनती है। जो तापीय विद्युत है वो सबसे ज्यादा बनती है कोयले से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 यूनिट बिजली बननी है, उसमें 60 जो होती है, लगभग 60 वो बनती है कोयले से। ठीक है, 60%, 1.7 लगभग, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 70 ये बनती है परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, लगभग 11% जो होती है वो बनती है जल से, बांध से, बाकी अन्य। बाकी अन्य जितना बच जाए वो बाकी अन्य। ठीक है, ये परसेंटेज लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए फिर बताते हैं। ये समझ में आ गया? मतलब बिजली अगर 100 यूनिट बिजली बन रही है तो उसमें 60% जो है कोयला से बनती है, 1.70% लगभग 170 पर 1.70% बनती है परमाणु नाभिकीय ऊर्जा से, और बांधों से बनती है लगभग 11%। ये थोड़ा बहुत घट बढ़ता रहता है, बाकी अन्य से। अन्य में क्या क्या आते हैं? बहुत सारे हैं। हाँ, सौर ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है, वो सारी चीजें। अब इसमें ये जो है वो अन्य, जैसे मान लीजिए कि अन्य हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे सब पूछे सबसे अधिक भारत में बिजली किस ऊर्जा स्रोत से बनती है, तो कोयले से बनती है। सबसे कम इससे हो गया, मतलब परमाणु से कितनी बनती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सजाने को दे सकता है कि ऊपर से नीचे बताइए, चारों दे दिया, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगाना है, क्रम लगाना है। ठीक है, अब लिखिए प्रमुख कोयला क्षेत्र भारत में। प्रमुख कोयला क्षेत्र मतलब खान जो है सबसे प्रमुख वो। झारखंड में झरिया और कर्णपुरा। यह है झारखंड में दो जो प्रमुख खाने हैं, दोनों झारखंड में। रानीगंज, वीरभूमि। रानीगंज, वीरभूमि पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली। वीरभूमि पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा।
कोरबा छत्तीसगढ़, तालचर उड़ीसा। उड़ीसा। ये प्रमुख कोयला क्षेत्र लिखा दिए हैं, इसमें मिलान करने को आता है। जैसे पूछ लेगा तालचर किससे संबंधित है, कोयले से संबंधित है, कहां पे है, उड़ीसा में है। इस तरह से क्वेश्चन। हेडिंग डालिए आभ्रक। आभ्रक, आभ्रक कोयला हो गया, खत्म। अब देखिए कोयले से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए मैंने देखो उसको ज्यादा कराया। जहां पे जरूरत कम है वहां पे कम। आभ्रक, आभ्रक का जो उपयोग है वो विद्युत मतलब बिजली के सामान बनाने में होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। आभ्रक, आभ्रक धातु है ना, लिखिए, लिख लिया, आभ्रक लिखिए, बिजली बनाने का सामान। भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। वैसे भारत विश्व में भी प्रथम स्थान पे आभ्रक में है, लेकिन थोड़ा बदलता रहता है। तो जब जिस वर्ष पढ़ेंगे मतलब परीक्षा देंगे उस वर्ष देखेंगे उत्पादन में फर्स्ट है कि नहीं। ठीक है। आभ्रक की राजधानी कोडरमा। क्या हो गया? कोडरमा। इसको राजधानी, आभ्रक की राजधानी कहा जाता है। आभ्रक क्योंकि इतना ज्यादा वहां एक जगह इतना कंसंट्रेशन है उसका आभ्रक का कि इसको बोला ही जाता है कि राजधानी है। कोडरमा जो है, कोडरमा आभ्रक की राजधानी है। हाँ, इसमें दो ही तीन चीज जाननी है। आभ्रक बिजली के सामान में यूज होता है, कोडरमा उसकी राजधानी है, आभ्रक की राजधानी इसको बोला जाता है। ठीक है, तीन जगह हैं, अब लिख लीजिए इसको, गया, मुंगेर और हजारीबाग। तीनों की लोकेशन इसी तरह है, गया, मुंगेर, हजारीबाग। पहले वाले दो बिहार में हैं, दक्षिण बिहार में, और लास्ट वाला जो है वो है झारखंड में, हजारीबाग। इन तीनों लिख लिया। ये झारखंड में है, ये दो बिहार में, दक्षिण बिहार में, ये उत्तरी झारखंड में। ये पूरा जो एरिया है वो पूरी एरिया में ही आभ्रक पाया जाता है, इसीलिए इन तीनों को आभ्रक मेखला बोला जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे यूपीएससी में भी आया हुआ है कि आभ्रक मेला मेखला कौन सी है। आभ्रक मेखला निम्नलिखित में से कौन सी आभ्रक मेखला है, तो इसको तीनों को जानना है। वो ऑप्शन में और सारा दे सकता है। तो गया और मुंगेर हजारीबाग आभ्रक मेखला है, मतलब इस एरिया रीजन में, और कोडरमा भी इसी रीजन में, हजारीबाग के पास है कोडरमा ना, जहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिख लिया। अब लिखिए संगमरमर। संगमरमर मैं बता था चूरे के पत्थर से बनता है, औषधि चट्टान है। ठीक है। मकरान एक जगह है, मकरान, मकरान, नागौर, बेकर में नागौर, उत्तरी राजस्थान में। कहां पे होगी? यहां पे, ये राजस्थान है तो इसके आसपास होगा, यहां पे मकरान नागौर के पास में है। वहां का जो संगमरमर है वो सबसे प्रमुख है, वो सर्वोत्तम किस्म का भी है, और इसी से ताजमहल का निर्माण हुआ है। ये तीनों चारों चीजें जो मैंने बताई हैं ये सब क्वेश्चन है।
मकरान कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नागौर में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। किससे बनता है? कोयले से बनता है। ठीक है। अवसादी चट्टान मतलब जब उसका रूपांतरण हो जाता है तो उससे बनता है। किससे बनता है? तो चूने से बनता है। आगरा का ताजमहल कहाँ के संगमरमर से बना? इटली के संगमरमर से बना कि मथुरा के संगमरमर से बना कि मकरान के संगमरमर से बना? ठीक है। हाँ, मथुरा में भी बहुत कम है। जैन की जो मूर्तियां वहां बनी हैं वो वहीं के संगमरमर, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारा मिक्स है। नहीं नहीं, पाया वहां पे जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। कुछ जैन की मूर्तियां जो बनी है वहां पे कुषाण काल में दौरान, उसमें वहां पे वहीं के पत्थर से बनी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो इसे प्योर नहीं है बहुत ज्यादा। पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हेडिंग। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा रिफाइनरी है वहां पे पेट्रोलियम का शोधन होता है, मतलब पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है मथुरा में। इसको हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए। 1965 में मुंबई हाई, मुंबई हाई, ऑफिस एक मार्कर ले आइएगा ऑफिस से, बोलिए चल नहीं रहा है। मुंबई हाई से उत्पादन शुरू हुआ रूस के सहयोग से 1965 में। 1965 में मुंबई हाई से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ रूस के सहयोग से। जो भारत का भी मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे पुराना क्षेत्र था तेल क्षेत्र, वो मुंबई हाई ही था। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? भारत का सबसे मुख्य अभी पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई है। कब इसका कब शुरू हुआ था? 1965 में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से हुआ था। हाँ चल रहा है। क्या कह रहे? हाँ चल रहा है। नहीं, मिलता नहीं है तेल। जैसे निकलता है, जैसे लौ अयस्क निकलता था ना, लौ अयस्क निकलेगा, 100 किलो हम निकालेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, कोयला निकालेंगे, उस तरह से सबको रिफाइन किया जाता है। खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। जैसे सोना महंगा क्यों होता है? क्योंकि सोना जो है बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ निकालने पे वो बहुत कम मिल पाता है, तो इसी वजह से सोना बहुत ज्यादा महंगा है। तो इसीलिए पेट्रोलियम भी, जैसे मान लीजिए 100 लीटर निकाला गया पेट्रोलियम, उसको रिफाइन किया गया, उसमें कुछ मिलाया गया, तो वो रिफाइन वहां पे होता है, उसी से निकलता है। ठीक है। मुख्य क्षेत्र लिख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, और क्योंकि गैस और तेल एक ही जगह पाया जाता है। ठीक है। जैसे अभी गोदावरी बेसिन है तो ऊपर यहाँ पे तेल भी है ना, और इसी के नीचे गैस भी है, तो एक ही जगह पाया जाता है, इसलिए एक ही क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र लिख लिया, मुख्य क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मुख्य क्षेत्र। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहाँ पे है? बताइए, लोकेशन बताइए। हाँ, कहाँ है बताइए। हम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये 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 ठीक। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? यहाँ, यहाँ ठीक है, ठीक है, सही है। खंभात की खाड़ी, कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई कहाँ पे है? आसाम में, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। बाड़मेर कहाँ पे है? हाँ ठीक है। ये सबसे मतलब प्रमुख क्षेत्र है पेट्रोलियम के। ठीक है। अंकलेश्वर कहाँ है? अंकलेश्वर लिखिए, हाँ लिखिए, गुजरात में है अंकलेश्वर। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मतलब तेल शोधन इकाई जो है
वो गुजरात के जामनगर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई या रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है, रिलायंस की है। वैसे मुख्य हेडिंग डालिए। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो दो तरह से हैं, एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है, एक क्षयिक ऊर्जा स्रोत है। इंग्लिश में रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसको रिन्यू किया जा सकता है, मतलब जिसको फिर बनाया जा सकता है। नवीकरणीय, नवीकरणीय, तीनों चीज कुछ भी लिख सकते हैं। अक्षय ऊर्जा जिसका क्षय कभी नहीं होता है, नवीकरणीय मतलब जिसको फिर से बनाया जा सकता है, रीन्यूएबल जिसको फिर से बनाया जा सकता है। इंग्लिश में तीनों नाम एक ही हैं, लेकिन पूछ कुछ भी सकता है, इसलिए मैं तीनों बता रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि कभी खत्म नहीं होगा, इसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा बहुत कम होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। और क्षयिक ऊर्जा जो लिखा चुके हैं, इसलिए मैंने वहां पे बताया, ये कोयला, पेट्रोलियम और गैस, ये तीनों क्षयिक ऊर्जा है, तो मतलब खत्म हो जाएगी। कोयला धीरे धीरे जैसे खत्म हो रहा है। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल, बायोगैस, हाँ बायोगैस, बायोगैस। अब सौर्य के आगे जो है ब्रेकर में लिख दिए राजस्थान लिख दीजिए, मतलब वहां संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब आपने जो लिखा है क्षेत्र लिखे हैं ना कुछ पवन वगैरह, उसके ब्रेकेट में मैंने बता रहा हूं जो, वो लिख लीजिए। सौर ऊर्जा के सामने राजस्थान लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, फिर मैं बता देता हूं। पवन के सामने तमिलनाडु लिख लीजिए, ज्वारीय के सामने वेस्ट बंगाल और गुजरात लिख लीजिए। हो गया। ये इसलिए मैंने लिखाया, हाँ नहीं लिखना है वो, जहां लिखना है वहां मैंने बता दिया, वहां नहीं लिखना है, आएगा उसका तो बताएंगे। जैसे ज्वारीय ऊर्जा जो है गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हो सकती है, मतलब वहां पे उत्पादन हो सकता है, हो रहा नहीं है, हो सकता है, जहां पे संभावना सबसे ज्यादा है। पवन ऊर्जा जैसे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वहां पे, ये इसलिए मैंने वो लिखाया। सौर ऊर्जा जैसे सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहता है ज्यादा, वो राजस्थान में रहता है, इसलिए वहां पे संभावना ज्यादा है। जल का तो जहां बांध बना देंगे वहां बन जाएगा, जैसे अभी पंजाब में बन रहा भाखड़ा नंगल है या कोई और, तो और कोई बांध बना देंगे वहां पे बन जाएगा वो, ठीक है। हाँ हाँ ज्वार चल रहा है, मतलब वो चल रहा है, लेकिन क्या है कि उसके कंपेयर में और जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल गया है, वो उत्पादन उसका हो रहा है अच्छे से, तो इसलिए उस पर अभी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। बायोगैस को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। तो जो जिसकी देखा जाता है कि हमें इंडिया में ये भी है ना कि कॉस्टिंग भी देखी पड़ती है कि किसकी कम आएगी। सौर ऊर्जा की कॉस्टिंग जो है बहुत अभी महंगी है, जैसे 3 रुपए में तापी ऊर्जा 3 रुपए में बनती है, 2.5 रुपए से 3 रुपए, वो 6 रुपए पड़ रही, लगभग दुगनी। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, लेकिन इतनी कॉस्टिंग ज्यादा है और हमारी जो जनता है वो उतनी कॉस्टिंग बेयर नहीं कर पाएगी, इसलिए कोशिश अभी कोयले वाली ही करी जा रही है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ये कहां पे है? सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में है ये, रूस के सहयोग से बना है। मतलब ताप विद्युत केंद्र है, मतलब जहां पे बिजली का उत्पादन होता है कोयले से, वो उत्तर प्रदेश में रूस के सहयोग से बना है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नाभिकीय ऊर्जा।
अब इसमें बस इसमें यही लिखना है कि आपको लोकेशन लिखनी है बस। नरौरा, नरौरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में। कैगा, कर्नाटक, फ्रांस के सहयोग से। ये नहीं लिखना है, नहीं नहीं लिखना है, जहां लिखना पड़ेगा हम बताएंगे। कैगा फ्रांस के सहयोग से जी। कर्नाटक। कलपक्कम और कुडनकुलम, कलपक्कम और कुडनकुलम। तमिलनाडु में है। और कुडनकुलम जो है रूस के सहयोग से बन रहा है। सिर्फ कुडनकुलम, दोनों नहीं, कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों तमिलनाडु में है। और कुडनकुलम जो है वो रूस के सहयोग से बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? जो परमाणु ऊर्जा है, मतलब नाभिकीय जो ऊर्जा है, वो यूरेनियम से बनती है। लेकिन भारत में यूरेनियम का ज्यादा भंडार नहीं है, थोरियम का भंडार यहाँ पे है। लिख लीजिए दोनों लाइन। नाभिकीय ऊर्जा मुख्यतः यूरेनियम से बनती है। दूसरी दूसरी हेडिंग की दूसरी मतलब लाइन, भारत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। हुँ? हाँ, थोरियम का यूज होता है, इसीलिए तो लिखाया जा रहा है। रावत भाटा कहां पे है? रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहां पे है? राजस्थान में, राजस्थान में रावत भाटा। एक है गोरखपुर, गोरखपुर परमाणु केंद्र है, ये हरियाणा में है। लिख लीजिए, थोड़ा सा नाम अलग है, इस वजह से ये पूछ सकता है। गोरखपुर, हाँ, इसीलिए लिखवा रहे हैं। गोरखपुर है, परमाणु केंद्र है, लेकिन वह है हरियाणा में, इसलिए उसको लिखाना जरूरी है। ऐसे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है हरियाणा में, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, नाम थोड़ा अलग है, इसलिए क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, ऐसे मैप बना लीजिए, इसी में करा देंगे। और थोड़ा बीच में बनाइएगा, जैसे उसके बाद कुछ लिखना हो तो उसके बगल आप लिख सके, ऐसे लिखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। रेडी हो जाए बताइए जल्दी। ऐसे प्रमुख बंदरगाह इतना मैप बना दीजिए, बीच में पेज के एकदम सेंटर में, क्योंकि बगल बगल में थोड़ा थोड़ा लिखाना है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। बताएं, हो गया? अधिक बना लिया सबने? दिखाए, यहां लिखिए कांडला, यहां पे लिखिए कांडला। नंबरिंग कर दिए मैंने। एक नंबर पे लिखिए कांडला,
कोई दिक्कत हो बताइएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए सही से बहुत सीरियस होकर करिएगा, टाइम भी कम है, कराना भी है। ऐसे ही कराना आप लोगों ने, मैं बना के कैसे भी बन जाए। दूसरा लिखे 2 नंबर पे मुंबई, चाहे इधर लिख लीजिए चाहे अंदर, कुछ को अंदर लिख लीजिए, कुछ की जगह इधर कर दीजिए, पूरा भर जाएगा अभी लिखते लिखते। तीसरे पे लिखिए जवाहरलाल नेहरू, उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं JLN, अपनी सुविधा अनुसार। चौथा लिखिए मर्म गोवा, मर्म गोवा। मर्म गोवा। न्यू मैंगलोर और कोचीन, यहां लिख लीजिए 13। टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, और वैसे 265 से ज्यादा हैं जो गौड़ है, उस पर जो इंपॉर्टेंट होगा बाद में कराएंगे। 1 नंबर कांडला, 2 नंबर मुंबई, 3 नंबर जवाहरलाल नेहरू, चौथा मर्मगोवा, 5वां न्यू मंगलौर और 6ठा कराची, सॉरी कोचीन। यह है तूतीकोरिन, 7 पे लिखे तूतीकोरिन। हाँ 6ठा कोचीन हो गया, किसी का छूटा तो नहीं, कोचीन। 7 नंबर तूतीकोरिन। 8 नंबर चेन्नई, इंदौर। 7, 8, 9, 10 विशाखापत्तनम। दस नंबर पारादीप, और फिर कोलकाता। तेरहवां कहां गया, लिख लिया, लिख लिया आपने। हो गया। और जो 13वां है वो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार पे है। लिख लिया आप लोगों ने सब, हो गया, बताइएगा। हाँ पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार पे 13वां, ये मुख्य बंदरगाह है, वैसे बहुत सारे हैं। अब हो गया तो बताइए, इसकी डिटेल बतानी है, अभी अपने आप लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जो उससे है क्या कहते हैं, जो आइडिया से मतलब विचार से कैसे हो सकते हैं। जैसे 12 नंबर जो है वो एक नदीय बंदरगाह है, भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह नदीय बंदरगाह, कोलकाता नदीय बंदरगाह है। लिखिए इसी के बगल में, आप जैसे आपने बताया ना बीच में, तो उसके बगल लिख लीजिए कि नदीय बंदरगाह, बस नदीय बंदरगाह इसका। हाँ बस नदीय बंदरगाह लिख लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्य बंदरगाह नहीं है, जो कि समुद्र से बिल्कुल मिला हुआ है, नदी के माध्यम से अंदर आया जाता है इस पे, इसीलिए उसको नदी बंदरगाह बोलते हैं। हाँ हल्दिया, लेकिन वो लिखिए नहीं, वो ना लिखिए, उतना जानना नहीं, जो जानना है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो समझाने के लिए कि आपको वर्ड समझ में आए, वो लिखेंगे तो फायदा नहीं, बढ़ता जाएगा। अब दूसरा इसके अंदर पॉइंट है कि नेपाल और भूटान जो व्यापार करते हैं, वो इसके माध्यम से ही ले जाते हैं अपना सामान विदेश में। भूटान और नेपाल कोलकाता के माध्यम से ही अपना व्यापार करते हैं। अगर उनको समुद्र से कोई व्यापार करना है
तो ये किस बंदरगाह को उपयोग करेंगे? कोलकाता का। मतलब ऑप्शन दे दे, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, इन्नौर, और लिख दे कि नेपाल और भूटान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से व्यापार करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा नदीय बंदरगाह है, ऑप्शन दे देगा कोलकाता, उसमें हो जाएगा। पारादीप, पारादीप, इसमें 2 पॉइंट लिखना है। एक तो महानदी के डेल्टा पे है, पारादीप बंदरगाह जो है महानदी के डेल्टा पे है। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विशाखापत्तनम या कोलकाता या दोनों के भार को कम करने के लिए डेवलप किया गया है। समझ गए लाइन को मेरी? किस निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विशाखापत्तनम या कोलकाता या दोनों ऑप्शन दे, और किसको दिया गया तो पारादीप का। मतलब इसको इसलिए बनाया गया कि इसका भार कम हो जाए, इस पे भार बहुत ज्यादा था, यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा होता था और यहां से ज्यादा होता था, इसके भार को कम कर दिया गया। बीच में बना के देखिए, इन दोनों की अवस्थिति के बीच में है, 11 नंबर जो है इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए बनाया गया कि इनका भार कम हो जाए थोड़ा थोड़ा। तो ऑप्शन में भी दे सकता है कि सिर्फ कोलकाता का भार कम करने के लिए किस पोर्ट को डेवलप किया गया, बंदरगाह को, तो पारादीप। और सिर्फ ये दे दे कि विशाखापत्तनम के भार को कम करने के लिए किसको डेवलप किया गया, तो पारादीप। 2 हो गया। उसके बाद विशाखापत्तनम, इसमें 2 पॉइंट लिखना है। ये एक पहाड़ी के पीछे है और सबसे गहरा बंदरगाह है। पहाड़ी के पीछे है, 2 पॉइंट लिखने हैं इससे संबंधित। पहाड़ी के पीछे है और सबसे गहरा बंदरगाह है। पहाड़ी से पीछे है का मतलब क्या हुआ कि ये जो समुद्र से लहरें आती हैं उसके बाद एक पहाड़ हो गया है, उसके बाद ये बना हुआ है। मतलब ये लोकेशन क्या है, ये है, यहां से आए, फिर एक ये बंदरगाह है, यहां पे एक पहाड़ है, उसके बाद बंदरगाह बनाया गया। मतलब ये प्रकृति रूप से सुरक्षित है। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट। हाँ क्या जी, बंदरगाह? हाँ 10 हो गया। इन्नौर, चेन्नई। चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम। चेन्नई, ठीक है। कोचीन सबसे उसके आगे लिखना है जो मैंने लिखा है, सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोचीन सबसे बड़ा शिप यार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बहुत ज्यादा जहाज आके खड़े हो सकते हैं, खड़े होते हैं नहीं, खड़े हो सकते हैं। कांडला के लिए लिखिए, ये एक आयातक बंदरगाह है, एक आयातक बंदरगाह है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां इस पोर्ट से निर्यात कम होता है, आयात ज्यादा होता है। समझ गए इस पॉइंट को? जो पॉइंट है समझिए। आज एक बात और समझिए, अगर आप लोकेशन को अच्छे से समझ रहे होंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि उत्तर भारत का जो उत्तर भारत है उसका व्यापार, जैसे दिल्ली से अगर व्यापार करना हो, सी मतलब समुद्र से भेजना हो, तो कौन सा पोर्ट सबसे नियर पड़ेगा? कांडला पड़ेगा। तो पूरा उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, उसका जो व्यापार औद्योगिक क्षेत्र है, इन सब का जो व्यापार है वो इस कांडला को ही यूज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन दे सकता है, 1-2 बार दिया है, और भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि इस पूरे एरिया को कवर करता है कांडला, और इस एरिया पे नेपाल और भूटान है तो उसको कवर करता है कोलकाता। ठीक है। मुंबई के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को डेवलप किया गया, इस पोर्ट को डेवलप किया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कांडला कहां पे है, कहां पे है? इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, एमएच। जवाहरलाल नेहरू, ये भी एमएच, महाराष्ट्र। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे
ऐसे ब्रैकेट में गुजरात, महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र, ये गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, और ये केरल। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो अपने डिटेल में लिख लीजिएगा। तूतीकोरिन और चेन्नई तमिलनाडु में, एन्नौर भी तमिलनाडु में, ठीक है, तीनों तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पता है। पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कहां पे है। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्रम लगा देगा। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए 3 यहां से उठा लिया, 3 और एक वहां का, तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का है। 3 यहां से उठा लिए और यहां पे 1 से उठा लिया, पूछा कौन सा पश्चिमी तट का है। उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम, और दक्षिण से उत्तर का क्रम। इसी तरह यहां से उत्तर से दक्षिण का, दक्षिण से उत्तर का क्रम, कुछ भी पूछ सकता है इस तरह से। हाँ तूतीपुरी, हाँ यही आएगा। ऐसे जैसे कन्याकुमारी से बांटेंगे इसको कन्याकुमारी से बांटेंगे तो वो तूतीकोरिन पूरब में ही है, ठीक है। 6 इस तरफ है, 6 इस तरफ है, एक द्वीप पे है, ठीक है। पूरा क्लियर यहां पे। अच्छा एक चीज और है, अब क्या है कि जैसे इतने बंदरगाह हैं, तो कुछ बंदरगाह का जैसे नाम रखा जा रहा है, कुछ बंदरगाह का नाम रखा जा रहा है, वो करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कोलकाता का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया, लिख लीजिए। एन्नौर का नाम जो है कामराज रख दिया गया, के कामराज। कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन्नौर का के कामराज। कांडला का दीनदयाल, ये नाम इसलिए बताया मैंने कि जैसे रिसेंटली जब कुछ रखा जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अभी 1 महीने पहले शायद चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया, मतलब रखा गया, अभी तक चंडी एयरपोर्ट था, फिर भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया, तो वो क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। इसी तरह अगर कोई करंट की चीजें हो जिससे बनने की मतलब चेंज हो जाए या नाम रखा जाए तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। हाँ हाँ, जो 265 और ज्यादा जो और छोटे बंदरगाह हैं वो उसमें, ये तो सारे मेनली सारे जो व्यापार के लिए नहीं, रिसर्च के लिए नहीं। जैसे इसको कांडला को विशेष आर्थिक क्षेत्र बना दिया गया है 1965 में, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया गया। तो हुआ क्या कि जैसे वहां व्यापार बहुत डेवलप हो गया तो उसके आसपास के क्षेत्र में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो कुछ इंडस्ट्री बनने लगी, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको घोषित कर दिया गया था 1965 में। इसी तरह जहां डिमांड बढ़ती है तो थोड़ा सा हो जाता है, मुख्यतः व्यापार के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद जैसे 2-4 और हैं, जैसे इसका एक मुंबई में है, 2-3 बंदरगाह यहाँ पे है केरल में, उस पे शिप बनता है डिफेंस के लिए। हाँ वो दूसरे वो अलग से बनाते हैं, जो जैसे डीआरडीओ वगैरह जो हैं वो अलग से लेते हैं। ये व्यापार की जो अभी बता रहे हैं वो व्यापार के लिए है। डिफेंस वाला जो हरिकोटा वगैरह से होता है वो अलग से, वो बंदरगाह नहीं होते हैं, वो वहां पे नदी से, जैसे यहाँ पे परीक्षण करने से फायदा ये होता है कि मिसाइल इधर चली जाती है, अगर वो गिरेगी भी तो समुद्र में गिरेगी, इसलिए वो एकदम तटीय रेखा के पास जाके उसका वो करते हैं। अब 5 मिनट बचे हैं, हो गया ये आपका सबका। अब ये बताइए 5 मिनट में मैपिंग करा दें कि वायु अड्डे, हवाई अड्डे करा दें, एयरपोर्ट। हाँ मैपिंग करा दें। हाँ मेनली कितने हैं? तो बहुत सारे।
मेनली जैसे अभी क्वेश्चन जो बन सकता है वो उत्तर प्रदेश में 5 है, उत्तर प्रदेश में जो 5 मैपिंग करा दी। अच्छा, जो मैंने मैपिंग कराई थी वो वहां तक क्लियर है, उसमें दोबारा उसको रिवीजन तो नहीं करना है? हाथ उठाइए। जैसे जो पुराना कराया है उसको रिवीजन करना है कि नया करना है? अच्छा, लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। लिख लीजिए, उस बस 2 मिनट लगेगा, फिर 5 मिनट में मैपिंग करा देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या एयरपोर्ट, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या एयरपोर्ट, 5 एयरपोर्ट हैं, उसमें से 2 निर्माणाधीन है, मतलब 2 बन रहे हैं, प्रपोज हैं, और 3 हैं। तो कौन कौन सा है? लखनऊ है, वाराणसी है, कुशीनगर है, जेवर और अयोध्या। अयोध्या, लखनऊ, बनारस, वाराणसी, लखनऊ, वाराणसी, जेवर, कुशीनगर, अयोध्या। जेवर नोएडा में है, जेवर अयोध्या में बन रहा है। जेवर जो है नोएडा में है, अयोध्या में है, कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर में है। ठीक है, ये प्रमुख हवाई अड्डे। तो ये पूछ सकता है कि कितने हैं टोटल, तो 5 हैं। कहां कहां है, लोकेशन है, सारी चीज। अब देखिए भारत में कौन सी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, कौन सी भाषा, ठीक है, मैपिंग में ही करेंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और सिंधी, ठीक है। अच्छा, कितने राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी बोली जाती है? टोटल राज्य की संख्या, हाँ, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और सिंधी, पंजाब में पंजाबी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से शुरू करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, यहां हिंदी बोली जाती है। असम में असमी बोलने का, तो जैसे दिल्ली में इंग्लिश भी बोली जाती है, उसकी लैंग्वेज नहीं है वहां। हाँ, बाई जो राज्य भाषा जो है वो 22 राज्य भाषा है भारत में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगी। मत देखिए, बोली का मतलब भाषा का मतलब ये हुआ, जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, अब 60% लोग बोल रहे हैं हिंदी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हिंदी भाषा हुई ना। जैसे भारत में 100 लोग रहते हैं और 40% लोग बोलते हैं हिंदी, तो भारत एक इंग्लिश भाषी देश नहीं होगा ना, हिंदी भाषी देश होगा। कहने का मतलब ये है। वैसे राजस्थान में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी होगी, तो हो सकता है किसी को उत्तर प्रदेश में भी ऐसी लैंग्वेज होगी जो हम लोग को समझ में ना आए, लेकिन जो मुख्यता होता है, जैसे मुख्य धर्म कौन सा है उत्तर प्रदेश का? हिंदू है, लेकिन मुस्लिम भी रहते हैं ना, संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। अगर पूछा जाए भारत का मुख्य धर्म कौन सा है, तो हिंदू धर्म है ना। तो उस लैंग्वेज में मैं पढ़ा, उस लैंग्वेज में मैंने बताया, ठीक है। ये हो गया हिंदी भाषी कौन कौन से, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, देखिए 6 राज्य तो वो हैं जो बटे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, 6 तो वो हो गए। हिमाचल प्रदेश 7 हो गया, राजस्थान हो गया और दिल्ली हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु, उड़ीसा में
पश्चिम बंगाल में। सबसे पुरानी कौन सी भाषा है? हाँ, संस्कृत और तमिल दोनों प्राचीन भाषा है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल। ठीक है, और दोनों में सबसे प्राचीन जो है संस्कृत। अगर दोनों ऑप्शन है सबसे प्राचीन भाषा में तो संस्कृत ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ तमिल, वो तमिल ऑप्शन में है, अगर संस्कृत ऑप्शन में नहीं तो तमिल होगा। ठीक है, किसको दर्जा मिलने से मतलब नहीं, पुरानी प्राचीन भाषा, जैसे क्वेश्चन ये बने अगर कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है तो संस्कृत है, अगर संस्कृत ऑप्शन में नहीं है तो तमिलनाडु तमिल है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, फिर यही रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, वो बताएंगे तो ऊपर से चला जाएगा। हिंदी